अब वैसे तो इस मैच की उतनी ही वैल्यू थी जितना तुम्हारे क्रश की नज़र में तुम्हारी है, तो मोटा भाई ने सोचा कि भैया लोगों को ये मुकाबला दिखाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी सोचा कि भैया लखनऊ में मुकाबला है, दिल्ली और पंजाब के मुंडे आ रहे हैं, तो फिर लफड़ा करा देते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि ये कारनामा उन्होंने कोई पहली बार किया था, इसके पहले भी लखनऊ में हमने ये दृश्य देख रखे हैं और इस बार भी उसका थोड़ा सा यंग वर्जन देखने को मिला। देखो भाई, मैं उन कुछ कम लोगों में से एक हूं जिनको दिग्वेश के नोटबुक सेलिब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक गेंदबाज के तौर पर इस T20 क्रिकेट में जहां पर बल्लेबाज ऑलरेडी इतना डोमिनेट करते हैं, एटलीस्ट इतनी लिबर्टी तो एक गेंदबाज को होनी चाहिए कि वो जैसे चाहे वैसे सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन दिग्वेश भाई, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि देखना IPL के खत्म होने के बाद कहीं आप इस मीम को रियलिटी न बना दो कि साला 35 लाख का तो अपना इन्वेस्टमेंट था, तो ये फिर ये 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। खैर, घाटे से याद आया एक और मैच और एक और आइकॉनिक पारी हमारे कप्तान ऋषभ पंत की तरफ से। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो लड़के का, दोनों ओपनर्स ने मिलकर मात्र 10 ओवर में 110 के पार बना दिए थे और उसके बाद उतरते हैं हमारे ऋषभ भाई जब 115 रन पर पहली विकेट गिरती है। मतलब बंदा नंबर 3 पर आता है, ऐसा लगता है कि भैया कप्तान आया है, सीना तान चलेगा और पता नहीं क्या तोड़ तबाही ही मचा देगा। मचा तो दी तबाही, लेकिन अपनी टीम के लिए, क्योंकि पूरे मैच की और मोमेंटम की दोनों की और भाई मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इस IPL ऋषभ पंत ने लिए हैं 27 करोड़ और बनाए हैं 135 रन। अगर आप 27 करोड़ को 135 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर एक रन बनाने के लिए गोयनका साहब से 20 लाख रुपए लिए हैं। 20 लाख फॉर 1 रन, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से। और फिर तुम कहते हो कि गोयनका साहब गरमाते हैं। अब मैंने देखा कि जैसे ही ऋषभ भाई आउट हुए तुरंत ही गोयनका साहब उनके पीछे ड्रेसिंग रूम में गए। अब भैया उनको पैसे किसी तरीके से तो निकालने हैं, चाहे इधर से निकालें चाहे उधर से निकालें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, बात करें अगर मुकाबले की तो तुम्हें पता है कि भैया दोनों टीमें एक तरीके से औपचारिकता के तौर पर ही खेल रही थी, यानी कि एक तरीके से सीज फायर दोनों के बीच अनाउंस थी। अब भैया टॉस जीतकर हैदराबाद ने चेस करने का फैसला किया और हमें पता है कि जब हैदराबाद चेस करता है तो भैया ये तो आर है और ये तो पार है। खैर, लखनऊ के ओपनर्स ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी और लग रहा था कि आराम से ये टीम 230-235 के आसपास जाएगी, क्योंकि मात्र 10.3 ओवर में 115 रन बन गए थे जब पहली विकेट गिरती है मिचेल मार्श की। खैर, उसके बाद आते हैं कप्तान ऋषभ पंत और उन्हें इस मोमेंटम को आगे लेकर जाना था, वो बिल्कुल लेकर जाते हैं एक बेहतरीन 6 गेंदों पर 7 रन की ताबड़तोड़ पारी के साथ। इसके बाद पूरन चलते तो हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई कहीं नहीं चलता है, जिसकी वजह से जो पूरा मोमेंटम इनके ओपनर्स ने बनाया था उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया लखनऊ के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। लेकिन स्टिल क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी थी, लखनऊ 205 के एक अच्छे टोटल पर पहुंच जाती है, जो कि आज तक लखनऊ में तो चेज नहीं हुआ था। पर आज तक लखनऊ के पास 27 करोड़ लेकर 27 रन भी न बनाने वाला कप्तान भी तो नहीं था। तो कुछ चीजें जीवन में पहली बार होती हैं। वैसे तो हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे थे, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म उनकी इस पूरे सीजन रही है, इतना भी बड़ा झटका कोई था नहीं, क्योंकि आसानी से 205 के चेज को हैदराबाद ने अचीव कर लिया, जिसमें 18 गेंदों पर कमाल का अर्धशतक आया था अभिषेक शर्मा की वजह से, और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया कि उसके बाद सारे बल्लेबाजों ने कैपिटलाइज किया। हाँ, एग्जैक्टली वही किया जो लखनऊ का मिडिल ऑर्डर नहीं कर पाया। लेकिन इसी बीच जब वो आउट होते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रॉपर सिनेमा। देखो होता क्या है कि दिग्वेश भाई के आने से पहले अभिषेक भाई ने उन्हीं के दोस्त रवि भाई को 4 छक्के जड़ दिए थे, और मेरे हिसाब से वो 4 छक्के नहीं बल्कि लखनऊ के एलिमिनेशन के स्टाम्प थे, जिसकी वजह से दिग्वेश भाई थोड़े से गुस्से में तो आते ही हैं और आते संगी भैया अभिषेक भाई की विकेट चटका लेते हैं और उसके बाद करते हैं अपना मिनी नोटबुक नॉर्मल सा सेलिब्रेशन, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं उन कुछ कम लोगों में से एक हूँ जो थोड़ा सा गेंदबाजों को सपोर्ट करता है, और मेरे हिसाब से कि इस डोमिनेटिंग बैटिंग वाली T20 क्रिकेट में अगर गेंदबाज को अपने मन से सेलिब्रेशन करने का भी मौका ना मिले तो भैया इससे ज्यादा तो कुछ हम मांग भी नहीं सकते। मतलब इतना तो एटलीस्ट लिबर्टी गेंदबाज को होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सके, और इसीलिए इस चीज में मैं पूरी तरीके से दिग्वेश को सपोर्ट करता हूं, जब तक कि मैंने पूरी क्लिप देख ना ली। भैया मैं पूरी क्लिप एक बार फिर से जाकर देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि उनका जो नोटबुक सेलिब्रेशन था उससे अभिषेक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट रियल प्रॉब्लम तो तब होती है जब सेलिब्रेशन के पहले ही दिग्वेश भाई अभिषेक भाई की आंखों में आंख मिलाकर देखते हैं और कुछ इस तरीके का इशारा करते हैं मानो कि कह रहे हो कि चल हट यहाँ से, अबे भाग। और दिग्वेश भाई बुरा मत मानना, पर वो जो मीम है नहीं, बकचोदी कर तो रहे थे आप। अब देखो, इस पर तो अभिषेक भाई का ट्रिगर होना बनता भी था, लेकिन हमारे अभिषेक भाई ठहरे पंजाबी और ऊपर से युवराज सिंह उनके मेंटोर और ऊपर से उनके बाप योगराज सिंह, तो फिर लफड़ा होना तो बनता ही था। अब इसके बाद अभिषेक भाई ने ऐसा चोटी पकड़कर दिग्वेश भाई को क्या इशारा किया मुझे तो नहीं पता। हालांकि कुछ लखनऊ वालों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अबे कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा लखनऊ वालों की आत्मा आ गई थी ना, तो वो बंदा भी कहने लगा कि बेटा चोटी उखाड़ के यहीं लखनऊ में मारब तो का। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। खैर, जैसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और जहां पर साक्षात डोनाल्ड ट्रंप
नहीं सॉरी, हमारे राजीव शुक्ला जी हों तो फिर वहां पर तो सीज फायर अनाउंस होनी ही थी। दोनों देशों को आमने सामने बुलाकर एक दूसरे को बिठाया जाता है, बातें दोनों की सुनी जाती है और दोनों को हंसाते हुए हाथ मिला के सीज फायर अनाउंस कर दी गई। खैर इसके बाद अब ऑफिशियली लखनऊ एलिमिनेट हो चुका है और प्लेऑफ्स की रेस में जब 3 टीमें क्वालिफाइड हैं तो मुकाबला अब 2 टीमों के बीच है, जो कि है मुंबई और दिल्ली। और आपको पता है कि दोनों टीमें अब आमने सामने आएंगी और हमने कल की वीडियो में एग्जैक्टली बोला था कि ये मैच डिसाइड कर देगा कि आखिर आपको प्लेऑफ्स की चौथी टीम कौन देखने को मिलेगी और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम मुंबई ही होगी। ये बात आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करते हैं आज के मुकाबले के बारे में। अब ये मुकाबला भी वैसा ही है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर ही अनाउंस है, लेकिन अब मुकाबला है तो फिर देखेंगे तो है ही। मुकाबला है भैया चेन्नई और राजस्थान के बीच और ये खेला जाएगा दिल्ली के मैदान में। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि चेन्नई तो कोशिश कर रही है कि फ्यूचर को बनाया जाए, लेकिन भैया राजस्थान जिस तरीके से खेल रही है अपना फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ तबाह ही कर रहे हैं। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और होपफुली अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उनके ओपनर्स को ही सारा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर वो ये मुकाबला जीत पाएंगे। हालांकि दोस्तों अगर बात करें दोनों टीमों के बारे में, मैं नहीं कर रहा यार, जो टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं क्या बात करें उन पे। सीधी सीधी बात ये समझ लो कि मेरी विन प्रेडिक्शन ये है, मुझे लगता है चेन्नई ये मुकाबला जीतेगा। बाकी फाइनली कौन जीतने वाला है ये मुकाबला, इसकी प्रेडिक्शन मैं करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी इस मैच में कुछ नहीं है भाई। तुम वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों टीमें अपने अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करेंगी, एक्सपेरिमेंट करेंगी, वही देखना है, एंजॉय करना है, ठीक है। बाकी प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।